रूस पहुंचे हैं उत्तर कोरियाई सैनिक। जहां एक तरफ ये रूस पहुंचे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा जिस 5 आइज से भारत पर एक्शन करने को कह रहा है, वहीं अमेरिका भारत को शामिल होने को कह रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच गए हैं। उत्तर कोरियाई सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किम जोंग उन के सैनिक रूस के फार ईस्ट इलाके में स्थित एक ट्रेनिंग ग्राउंड में वर्दी और उपकरण पाते नजर आ रहे हैं। इससे दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा सच साबित हो गया है। दक्षिण कोरिया का दावा था कि उत्तर कोरिया के स्पेशल फोर्सेस के 1500 सैनिक सैन्य प्रशिक्षण के लिए रूस भेजे गए हैं ताकि उन्हें यूक्रेन में तैनात किया जा सके। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों का पहुंचना उत्तर कोरिया और रूस के बीच मजबूत होते रिश्ते को दिखलाता है। बताया जा रहा है कि इन सैनिकों को व्लादिवोस्तोक के पास एक सैन्य ट्रेनिंग स्थल पर रखा गया है। ये भी दावा किया गया है कि इन सैनिकों को रूस भेजने से पहले खुद उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की निगरानी में उन्हें उत्तर कोरिया की सीमा पर ट्रेनिंग दिया गया था। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक रूस भेजे जाएंगे। कुल 12,000 सैनिकों को भेजे जाने की योजना है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया के सैनिकों को वाकई रूसी सेना में शामिल करके उन्हें यूक्रेन में तैनात किया जाता है तो जंग के परिणाम बदल सकते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती उकसाने वाली होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस इन सैनिकों को कैसे तैनात करता है। रूस का इरादा उत्तर कोरियाई सैनिकों को रिजर्व के रूप में रखने का हो सकता है, न कि उन्हें युद्ध के मैदान में तैनात करने का। रूस ने अभी तक यूक्रेन में पूरी सैन्य ताकत से हमला नहीं किया है। रूस की रणनीति यह है कि वो अपने सेना को इतना नहीं खो दे कि नाटो को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए। रूस समय और प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना के पूर्व जगुआर पायलट विजयंत के ठाकुर यूरेशिया टाइम्स में लिखते हैं कि रूस अभी कम से कम सेना का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह किसी समय नाटो से मुकाबला कर सके। रूस की सेना अभी कई सीमाओं पर तैनात है। रूस की यूक्रेन से लगती सीमा 1576 किलोमीटर है, फिनलैंड 1309 किलोमीटर है, नॉर्वे 196 किलोमीटर है, इस्टोनिया 324, लाटविया 332 किलोमीटर पोलैंड से लगती है। इनमें कई देश नाटो के सदस्य हैं और रूस के साथ उनका काफी तनाव है। रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल रिजर्व के रूप में करके अपने सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर भेज सकता है। ठाकुर कहते हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस पहुंचना ठीक उसी तरह से मित्रता की संधि की तरह हो सकती है जैसे साल 1971 के बांग्लादेश युद्ध से ठीक पहले भारत और सोवियत संघ के बीच हुई थी। यह संधि चीन और अमेरिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक भागीदारी की संधि पूरी संभावना है कि नाटो को रोकने के लिए की गई है। ठाकुर ने कहा कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को यूं ही नहीं भेजा है, इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा। यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है और पश्चिमी हथियारों की सप्लाई बहुत कम हो गई है। यूक्रेन में नए सैनिक भर्ती कम होने लगे हैं। नाटो यूक्रेन की हार नहीं चाहता है और इसी वजह से संघर्ष को बढ़ाना चाहता है। वहीं रूस ने भी उत्तर कोरिया के सैनिक बुलाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार है। माने कहानी अभी बाकी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा जिस 5 आइज से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसी में भारत को क्यों करना चाहता है शामिल। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि 5 आइज इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, जिसके जरिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को डराना चाहते हैं या प्रेशर में लाना चाहते हैं, अमेरिका की कोशिश उसी 5 आइज में भारत को शामिल करने की है। 5 आइज जिस पर कनाडा खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता के अपने आरोपों को साबित करने और अपनी धरती पर मौजूद ऐसे लोगों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सबसे अधिक निर्भर है, वो भारत के लिए जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया के साथ इसका हिस्सा बनने के लिए संभावित रूप से खुला है। यह विचार अमेरिका से आया है जो 5 आइज का नेता है। 2022 में इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस पर एक कांग्रेस की उप समिति ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और रक्षा सचिव से 5 आइज के विस्तार के बारे में कहा था। तब से ये विचार अमेरिकी नीति निर्माताओं के बीच चर्चा में है।
फाइव आइज एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें अमेरिका के अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसे साल 1946 में बनाया गया था, जिसका मकसद रूस के खिलाफ इंटेलिजेंस जानकारियों को आपस में शेयर करना था। उस वक्त शीत युद्ध का माहौल बन रहा था और पश्चिमी देश सोवियत संघ को एक बड़ा खतरा मानते थे। दुनिया का सबसे विशिष्ट खुफिया साझाकरण क्लब, दुनिया का अग्रणी खुफिया साझाकरण नेटवर्क, दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया साझेदारी और जासूसी सेवाओं के बीच दुनिया का सबसे गहरा, सबसे व्यापक सहयोग इसे बताया जाता है। फाइव आइज को बनाने का आइडिया 1941 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की तरफ से आया था, जब उन्होंने अमेरिका को शामिल कर खुफिया सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस एंग्लो अमेरिकन सहयोग को 1946 के उकुसा समझौते में औपचारिक रूप दिया गया। 1948 में इसमें शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1956 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर उनके डोमिनियन स्टेट्स के नाम से शामिल हुए। 5 देशों के बीच हुआ ये समझौता इतना गुप्त था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गॉफ विटलैम को कथित तौर पर 1973 तक इसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1999 तक किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा सिग्नल निदेशालय के डायरेक्टर ने अपने देश के यूके-यूएसए संबंधों के तहत विदेशों में समकक्ष सिग्नल खुफिया संगठनों के साथ सहयोग का खुलासा किया। कहा जाता है कि फाइव आइज के प्रत्येक राज्य इंटरसेप्शन, कलेक्शंस, एग्जीबिशन, एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन गतिविधियों का संचालन करते हैं और डिफॉल्ट रूप से प्राप्त सभी खुफिया जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके खुफिया गतिविधियों का आधार सिग्नल इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कि संचार सूचना प्रणाली से एकत्रित विदेशी खुफिया जानकारी को साझा करना है। इसके अलावा खुफिया साझाकरण समझौता अब कोर फाइव आइज से आगे बढ़कर 9 आइज डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे के साथ 14 आइज, 9 आइज प्लस जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन, स्वीडन और 41 आइज अफगानिस्तान में सहयोगी संगठन के साथ तक फैल चुका है। हालांकि ये ध्यान देना चाहिए कि बाकी जुड़े देश सभी खुफिया जानकारी नहीं निकाल सकते, लेकिन जो भी हो, तेजी से बदलती दुनिया में फाइव आइज नई चुनौतियों से घिरी हुई है। भारत को फाइव आइज गठबंधन में शामिल करना उन लोकतंत्रों के साथ ज्यादा नजदीकी से जुड़ने की दिशा में एक रणनीतिक मोड़ के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा रूस नहीं है बल्कि चीन है। खासकर आधुनिक खतरों का सामना करने में भारत की मजबूती को देखते हुए भारत अगर इस गठबंधन में शामिल होता है तो भारत को एडवांस खुफिया टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और वैश्विक मंच पर मजबूत सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। यह कदम गठबंधन के नजरिए में व्यापक बदलाव का भी संकेत है, जो पारंपरिक खतरों पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर साइबर हमलों, घरेलू आतंकवाद, चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव जैसी अलग अलग चुनौतियों से निपटने तक है। हालांकि फाइव आइज नेटवर्क में नए भागीदारों को शामिल करना चुनौतियों से भरा हुआ है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की दीर्घकालिक नीति और रूस के साथ उसके घनिष्ठ संबंध खुफिया साझाकरण व्यवस्था में उसकी पूर्ण भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके लिए उसके सदस्यों के बीच उच्च स्तर का विश्वास, सुरक्षा खतरों के बारे में सामुदायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ये मुद्दे गठबंधन का विस्तार करते हुए अपनी खुफिया साझाकरण क्षमताओं की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को भी दिखलाती है। वैसे फाइव आइज इस वक्त खुद ही फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।